और आइए शुरू कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बताएंगे आपको अतीक और अतीक के बेटे को सजाए मौत हो सकती है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने बैग पैक कर लिया है, तैयारी कर ली है घर छोड़ने की। राहुल गांधी को सजा हुई, सजा के बाद सांसदी चली गई, घर चला गया, नोटिस मिल गया है। राहुल गांधी ने पूरी तैयारी कर ली है घर से निकलने की। उनके घर की तस्वीरें दिखाइए जरा। ये राहुल गांधी का घर है। राहुल गांधी तैयारी कर चुके हैं 12 तुगलक लेन के इस घर को छोड़ने की, लेकिन जाएंगे कहां? राहुल गांधी रहेंगे कहां? घर चला जाएगा तो अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये घर आप देख रहे हैं सोनिया गांधी का घर, 10 जनपद। खबर यह है कि राहुल गांधी बैग पैक करके 10 जनपद आकर रहेंगे, लेकिन अमित शाह ने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन लोकतंत्र नहीं, परिवार खतरे में। सुनिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। भैया लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। राहुल गांधी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस के युवराज ने अपना सामान बांध लिया है और जल्द ही राहुल गांधी अपना घर भी छोड़ सकते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। राहुल गांधी को 15 दिनों के भीतर बंगला खाली कर देना है। खबर यह है कि राहुल ने अपना बैग पैक कर लिया है और वो अपनी मां सोनिया गांधी के घर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन शिफ्टिंग से पहले राहुल जो सियासी पैतरे चल रहे हैं, उस पर बीजेपी ने करारा वार किया है। सजा होते ही सांसदी चली जाती है, चाहे कोई भी हो। अब तक 17 विधायक सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, राहुल जी की भी हुई। अब इसमें एक कांग्रेस वाले काले कपड़े पहनकर पूरी संसद बंद कर। मित्रों, मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, कानून का पालन करना हर नागरिक का धर्म होता है। दरअसल राहुल को पहले 2 साल की सजा हुई, फिर सांसदी चली गई और अब बंगला खाली कराने पर पूरी कांग्रेस सड़कों पर आ गई। कांग्रेस पार्टी काले कपड़े पहनकर संसद में प्रदर्शन कर रही थी और लोकतंत्र खतरे में बता रही थी। आइडिया ऑफ डायनेस्टी, आपका परिवारवाद की राजनीति खतरे में है और भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं, आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। राहुल को 24 अप्रैल के पहले बंगला खाली करना है, क्योंकि उनकी सांसदी जा चुकी है। अब सवाल यह है, क्या राहुल जल्द बंगला खाली करेंगे या अगले हफ्ते कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करेंगे? भाई, अब मैं आपको बताता हूं राहुल गांधी कहां जाने वाले हैं, कहां रहेंगे, जाकर कहां रुकेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये आलीशान घर जो आपको नजर आ रहा है, राहुल गांधी का अगला घर ये होगा। ये है दरअसल सोनिया गांधी का घर, 10 जनपद इसी को कहते हैं। राहुल गांधी अब बैग पैक करके यहां आएंगे। ये राहुल गांधी का जो अभी घर है उससे कितनी दूर है, दिल्ली में ये दोनों, मैं आपको दिखाता हूं कि कहां है। ये आप देखिए, नक्शा आ गया। ये जो आप पढ़ रहे हैं नीचे 12 तुगलक लेन, राहुल गांधी अभी 12 तुगलक लेन पर रहते हैं और उसके बाद आकर बैग पैक करके 10 जनपद आ जाएंगे, यहां रहेंगे। दोनों की दूरी लगभग 2.2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी है जहां राहुल गांधी अब आकर रहेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि 10 जनपद किस लिए याद किया जाता। अगली तस्वीर दिखाइए। गाड़ियों का काफिला जो आप देख रहे हैं, 10 जनपद में बड़ी बड़ी बैठकें होती रही हैं और इतिहास के पन्नों में 10 जनपद, इतिहास की तारीख में 10 जनपद किस तरह से दर्ज है, ये आपको बताता हूं कि 10 जनपद के अलावा और कौन कौन सी जगह है जिसमें राहुल गांधी रहेंगे। राहुल गांधी के रहने की संभावना है। कैम 1 काटिए प्लीज। आखिर राहुल गांधी के लिए जिस घर की तैयारी की गई है वो उनकी माता जी का घर है। ये घर जो आप देख रहे हैं, ये है 10 जनपद। 10 जनपद राहुल गांधी का अगला ठिकाना हो सकता है ये घर।
और 10 जनपद में रहती हैं राहुल की मां सोनिया गांधी। 10 जनपद बड़ा और बहुत पुराना बंगला है, देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा। खबर यह है कि 10 जनपद में ही राहुल गांधी आकर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह बंगला उनके परिवार से सीधा जुड़ा हुआ है। सोनिया गांधी यहां 32 सालों से रह रही हैं। यह बंगला प्रधानमंत्री के बंगले से भी बड़ा है। जी हां, पीएम के बंगले से भी बड़ा है यह बंगला। इसका एरिया 15,000 वर्ग मीटर से ज्यादा है, और जबकि प्रधानमंत्री मोदी का बंगला जो है सरकारी बंगला, वो 14,000 वर्ग मीटर है। केवल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का बंगला इससे बड़ा है। इसमें 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 स्टडी रूम है और एक डाइनिंग हॉल है, बड़ा लॉन है और सर्वेंट क्वार्टर भी है। इस बंगले में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री रह चुके हैं। इसके अलावा और कई और बंगले चर्चा में हैं जहां राहुल गांधी जा सकते हैं। राहुल गांधी शिफ्ट हो सकते हैं। इनमें राहुल गांधी के पीछे खड़े केसी वेणुगोपाल, उनके बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। और केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के बहुत करीबी, बहुत खास हैं। कांग्रेस पार्टी में महासचिव की भूमिका में केसी वेणुगोपाल। अगला नाम देखिए, उनके पीछे आ गए प्रमोद तिवारी। प्रमोद तिवारी के बंगले में रहने की भी चर्चा है, हो सकता है वहां शिफ्ट हो जाएं। तिवारी राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। अगला नाम शक्ति सिंह गोहिल का है। शक्ति सिंह गोहिल के घर भी वो शिफ्ट हो सकते हैं। गोहिल फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं और गुजरात से आते हैं। एक और नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, खुद अपना बंगला ऑफर कर चुके हैं राहुल गांधी को कि आइए मेरे घर रह लीजिए। खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं इस वक्त। अब मैं तो ये वो लोग हैं। वैसे राहुल गांधी सेशंस कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जहां 13 अप्रैल को उनकी अपील पर सुनवाई होनी है, अगर राहत मिली तो राहुल गांधी शिफ्टिंग से बच सकते हैं, लेकिन इसकी उम्मीद कम है। अब मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन राहुल गांधी के लिए सिर्फ यह झटका नहीं है कि घर जा रहा है उनका, एक और बहुत बड़ा झटका है। झटका यह है कि राहुल गांधी दरअसल पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण भारत से ही शुरू की थी, लेकिन दक्षिण भारत में ही भारत क्या जुड़े, लेकिन पार्टी टूटती चली जा रही है। पार्टी संभाले नहीं संभल रही है। देखिए मैं दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, आज पूर्व सीएम कांग्रेस के रहे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। किरण रेड्डी की तस्वीर राहुल गांधी के साथ आप देख रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी रहे, कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री रहे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इससे पहले एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगली तस्वीर दिखाइए। अनिल एंटनी राहुल गांधी के भी करीबी थे और एके एंटनी के सुपुत्र थे। अगली तस्वीर दिखाइए। यह आप देख रहे हैं किच्चा सुदीप कर्नाटक के सीएम बोम्मई के साथ अब बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। किच्चा सुदीप कांग्रेस के ही नेता के करीबी रहे, डीके शिव कुमार के। तो यह जो हो रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ, यह राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा झटका है। न सांसदी बची है, न घर बच रहा है और न ही पार्टी के लोग बच रहे हैं। सब पार्टी छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। ये आपको पूरी मैं एल्बम दिखाने जा रहा हूं। आप इस एल्बम को देखकर समझेंगे इस भारत जोड़ो यात्रा का कोई फायदा नहीं हुआ। किसी को नहीं जोड़ पाए, पार्टी को नहीं जोड़ पाए तो किसको जोड़ेंगे। पूर्व सीएम किरण रेड्डी कुमार ने कांग्रेस छोड़ दी और किरण कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया। किरण कुमार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी गिनती कांग्रेस के गद्दावर नेताओं में थी। अगला नाम देखिए, उनकी गिनती कांग्रेस के गद्दावर नेताओं में थी। मूव कीजिए इसे आगे। अनिल एंटनी, अगली तस्वीर आप देख रहे हैं। अनिल एंटनी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और अनिल एंटनी गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। अनिल केरल कांग्रेस में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। वो केरल कांग्रेस की सोशल मीडिया के कन्वीनर रहे हैं। अनिल एंटनी पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के बेटे हैं। अगला नाम, कर्नाटक में भी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ गई है और फिल्म स्टार किच्चा सुदीप बीजेपी के साथ आ गए हैं। किच्चा सुदीप ने बीजेपी के लिए प्रचार का ऐलान किया था। सीएम बोम्मई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह घोषणा की। उनकी इस घोषणा से विपक्षी दलों में बौखलाहट है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस का करीबी माना जाता था और बीजेपी में चले गए। जेडीएस ने उनकी फिल्मों पर अब पाबंदी की मांग कर दी है। जेडीएस ने इनके लिए चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है बाकायदा इसके लिए। सुनिए जरा, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं जो कांग्रेस छोड़कर चला गया अब सब गद्दार हो गए। सुनिए। किरण रेड्डी साहब, उनको ये लगा कि और उनको उम्मीद
बचे नहीं हैं। अभी उनको ये लगा कि सही समय आ गया गद्दारी करने के लिए, और गद्दारी करने के समय जरूर बीजेपी पार्टी कुछ उनको लुभाए होंगे। गद्दार साबित करते हुए बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को विचार करना पड़ेगा। जिस तरीके से यूपी के अंदर, गोवा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, आंध्रा के अंदर, आसाम के अंदर, केरला के अंदर हमारे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण है? हम ये नहीं कह सकते कि जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना है वो ना वो पार्टी के अंदर रहे। और इससे भी बड़ा सवाल है, वो सारे लोग एक दिन में अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचार बदल के उस पार्टी के अंदर जा रहे हैं जिसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल उल्टी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत अनुभवी नेता है। अगर वह भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन किए हैं, और इससे पहले भी कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए, तो आप समझिए कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। कांग्रेस भटकी हुई दिशा में जा रही है, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, देश को बदनाम करने का काम कर रही है। इसलिए सब वहां से परेशान होकर के वह सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं। सबका स्वागत है। तो आपने सुन लिया, राहुल के लिए बुरे दिन आ गए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और बहुत बुरे दिन इधर आ गए हैं। शुरू हो गया है डॉन एंड सन्स का हिसाब। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने इनका तो हिसाब कर दिया, उम्र कैद की सजा हो चुकी है। लेकिन अब सुपुत्रों की बारी है, इनके शहजादों की। तस्वीरें देख रहे हैं, डॉन एंड सन्स, ये अतीक, ये अशरफ, ये उमर, ये अली और ये असद। इनको उम्र कैद हो चुकी है और अब उमर की बारी है। अब खबर यह है, ये देख रहे हैं आज उमर की पेशी हुई। ये तस्वीर देख रहे हैं, अतीक के बेटे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कोर्ट लेकर आया गया, ये लखनऊ की जेल में बंद है और इनको प्रयागराज लाया गया और यहां इनकी पेशी हुई है। उमर को लाया गया और खबर यह है कि अतीक के बेटे को सजाए मौत हो सकती है। अतीक को भी फांसी की सजा हो सकती है अगर दोष साबित हुए इस मामले में। जरा रिपोर्ट देखिए। डॉन के बाद बेटों के हिसाब की बारी। अतीक को पहले ही उम्र कैद की सजा हो चुकी है, अब अतीक और बेटे उमर को फांसी की सजा तक हो सकती है। यानी डॉन और बेटे को सजाए मौत हो सकती है। अतीक का हिसाब प्रयागराज कोर्ट पहले ही कर चुकी है। अब बारी अतीक के बेटों की है। दो जेल में है और एक फरार है। लखनऊ जेल में बंद उमर पर अपहरण के आरोप तय हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं किस मामले में फांसी की सजा हो सकती है, किस मामले में सजाए मौत हो सकती है अतीक और अतीक के बेटों को। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, अतीक का बेटे उमर को आप देख रहे हैं और अतीक खड़ा है। अतीक को उम्र कैद की सजा पहले ही हो चुकी है। उमेश अपहरण के मामले में उम्र कैद हुई थी, अब बारी क्या फांसी की है। आज एक और अपहरण के मामले में आरोप तय हुए। अतीक के साथ ही बेटा उमर भी इसमें आरोपी है। दोष साबित हुआ तो उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। अतीक और बेटे पर 364A के तहत आरोप आज तय हुए। 364A में फांसी से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। उमेश के अपहरण में भी अतीक पर 364A में दोष साबित हुए थे। प्रयागराज कोर्ट ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई। मोहित अपहरण में अतीक और उमर पर 364A लगी। इस धारा में दोष साबित होने पर सजाए मौत। 2018 में अतीक ने एक व्यापारी का अपहरण करवाया था। अतीक का बेटा व्यापारी देवरिया जेल ले गया था व्यापारी को उठाकर। व्यापारी की पिटाई की और उसकी संपत्ति लिखवा ली। इसी मामले में आज कोर्ट ने आरोप तय कर दिए इनके खिलाफ। कोर्ट ने अतीक और उमर पर यह आरोप तय किए हैं, यानी चार्जेस फ्रेम किए हैं। कुल 12 लोगों पर कोर्ट ने आरोप तय किए। इस मामले में अगली सुनवाई अब 21 अप्रैल को होनी है। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। अतीक का वकील वहां मौजूद था जो बेटे की तरफ से पैरवी करने और अतीक की तरफ से पैरवी करने पहुंचे थे। वकील को सुनिए जरा। कोई भी आईपीसी की धारा होती है वो अपने आप में एक गंभीर धारा ही होती है,
लेकिन वो तय होगा कि जब तक मुकदमा कन्विक्शन नहीं हो जाता, ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक के किसी को दोष सिद्ध नहीं हो जा सकता, तब तक के तो बेगुनाह रहेंगे। जब साबित होंगे उसके बाद बताया जाएगा। गंभीर तो सारी धाराएं होती, अलग अलग धाराएं भी हैं। आज मोहम्मद उमर पर और अतीक अहमद पर ये चार्ज फ्रेम किए गए हैं। लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान जो बैठ रहा है उस दिन उनकी अगली सुनवाई होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट ने कहा है कि उनको बुलाया जाएगा, पेश नहीं किया जाएगा। तो आपने वकील को सुन लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उमर यानी अतीक के बेटे उमर को रिपब्लिक ने फॉलो किया, उमर से बात की। उमर क्या कुछ कह रहा है, पहले तस्वीर दिखाता हूं, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, इसी वैन में लेकर अतीक को जाया गया था, इसी तरह की वैन, और ये जेल वैन है जिसमें अतीक के बेटे उमर को आप लाल घेरे में देख रहे हैं, उसको ले जाया गया। सुनिए जरा, उमर जाते जाते खुद को बेगुनाह बता रहा है। उमर जाते जाते कह रहा है उसके परिवार को फंसाया जा रहा है, उसके घर की औरतों को फंसाया जा रहा है। सुनिए। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं डॉन और डॉन के बेटे को किन धाराओं में सजा, आरोप तय हुए हैं और सजा होगी दोषी साबित होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं अतीक और ये उमर। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अतीक तो साबरमती जेल में है, तो अतीक आया नहीं था। साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतीक को जोड़ा गया था और अतीक के बेटे उमर को पुलिस ने पेश किया था। उमर को लखनऊ जेल से लाकर यहां पेशी हुई थी। आधा दर्जन से ज्यादा धाराओं में आज इन पर आरोप तय हो गए। अब देखिए धारा कौन कौन सी। पहली धारा है 364A यानी रंगदारी के लिए अपहरण करना, इसमें उम्र कैद और फांसी की सजा है। दूसरी धारा है 411 बेईमानी से चोरी की संपत्ति लेना, सजा है 3 साल तक। अगली धारा है धारा 420 छल या ठगी से संपत्ति हड़पना, इसमें सजा है 7 साल तक। इसके अलावा धारा 468 छल के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना, सजा 7 साल। अगली धारा है 471 फर्जी दस्तावेज का असली इस्तेमाल। फर्जी दस्तावेजों को इन्होंने असली दिखाकर इस्तेमाल किया, उसमें भी इन्हें सजा का प्रावधान है, 2 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 506 आपराधिक धमकी देना और इसमें 2 साल तक की सजा है। धारा 120B यानी आपराधिक साजिश रचना, 120B लग गई यानी जितने 12 लोगों के नाम हैं उन सब पर ये धाराएं लागू होंगी। वो सब इस साजिश में शामिल थे। इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये आज आरोप तय हुए हैं। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं उस शख्स से जिसका इन्होंने अपहरण किया। न सिर्फ अपहरण किया, उसकी संपत्ति लिखवा ली। ये कर रहे थे ये लोग प्रयागराज में। ये है मोहित जायसवाल। मोहित जायसवाल को कैसे अपहरण किया, कैसे खींच कर लाए, कैसे इनकी पिटाई की, और इसी मामले में इन्हें फांसी तक की सजा हो सकती है बाप बेटे को। देखिए जरा। अतीक उस दौरान देवरिया जेल में बंद था। जेल के अंदर ही अतीक का दरबार सजता था। जेल से ही अतीक किसी को भी कभी भी किसी भी वक्त धमकी दे देता था। जेल में रहकर भी अतीक अपना गैंग संभाल रहा था। अगर कोई अतीक का विरोध जताता तो अतीक सीधे जेल में ही उसे उठवा लेता था, यानी जेल में उठवाकर फिर पिटाई। ऐसे ही मामला लखनऊ से सामने आया। अतीक ने लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा करा लिया, उसका अपहरण करवा लिया। गाड़ी में एसयूवी में अपहरण हुआ। अतीक ने उमर को आदेश दिया और उमर ने करीबी मोहित जायसवाल को उठवा लिया। उमर ने गुर्गों के साथ कारोबारी को अपनी एसयूवी में अगवा कर लिया और सीधे देवरिया जेल पहुंच गया, जहां पर अतीक अहमद बंद था। जेल के अंदर बैरक में अतीक के सामने मोहित जायसवाल को पेश किया गया। मोहित के साथ मारपीट की गई। 45 करोड़ की संपत्ति के कागज पर दस्तखत करवा लिए गए। इसके साथ मोहित ने अतीक ने रंगदारी की भी मांग की।
उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 26 दिसंबर 2018 को अपहरण किया था बाप बेटे ने। अपहरण कांड के बाद अतीक बेटे पर केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होते ही प्रशासन एक्शन में आ गया और उमर के पीछे पुलिस की छापेमारी शुरू हो गई। अतीक देवरिया जेल से बरेली जेल शिफ्ट कर दिया गया। अतीक का बेटा पुलिस के डर से फरार हो गया था। चुनाव आए तो अतीक को नैनी जेल भेज दिया गया। अतीक के बेटे को लगातार पुलिस तलाश करती रही। नैनी जेल भी अतीक का साम्राज्य बन चुका था, इसलिए नैनी से उठाकर अतीक का जेल ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जेल ट्रांसफर करके भेज दिया साबरमती जेल। अप्रैल 2019 में गुजरात भेजने का आदेश दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे साबरमती जेल शिफ्ट किया गया। उमर की तलाश में पुलिस, यूपी एटीएस, सीबीआई जुटी रही, ढूंढती रही अतीक के बेटे को। उमर को लेकर 2 लाख के इनाम की घोषणा की गई। 23 अगस्त 2022 को उमर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फिलहाल अतीक का बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। आज लखनऊ जेल से लाकर इसको पेश किया गया और इसी मामले में आरोप तय कर दिए गए। अब सुनिए जरा एक्सक्लूसिवली उस शख्स को जिसका अपहरण किया, उस शख्स को जिसकी संपत्ति लिखवा ली डॉन और डॉन के बेटे ने, मोहित जायसवाल को। 26 तारीख की घटना है। मुझे जबरन देवरिया जेल ले जाया गया। जेल ले जाके मुझे जेल के अंदर ले जाया गया, जहाँ पर पहले से ही अतीक, जो पूर्व सांसद आपके अतीक अहमद जी हैं, उनके वो प्लस उनके बेटे और बाकी लोग जो उनके टीम में थे, सभी लोग वहाँ पर थे। वहाँ पर मुझे ले जाने के बाद मुझे किनारे बैठा दिया गया। बैठाने के बाद मुझसे सारी कंपनियों के रिजाइनिंग लेटर पे साइन कराया गया। जब मैंने उस पर आपत्ति की तो मुझे मारा गया। कहा जो कह रहा वो करो। सारी कंपनियों में मुझसे साइन कराने के बाद मुझसे सादे लेटर हेड पे साइन कराया गया। सारी कंपनियों के सारी चेक पे मुझसे साइन कराए गए। कराने के बाद वो 2 लोगों का नाम पुकार रहे थे, जफरुल्लाह और गुलाम सरवर। इन दोनों से मुझे मारने के लिए कह रहे थे कि इसको मारो, इसको मारो, इसके हाथ पैर तोड़ना है। उसी मार के बीच में मेरी हाथ की एक उंगली टूट गई है और मेरे पीठ पे बहुत सारे निशान आए हैं। और निशान आने के बाद जब मुझे मारा गया तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए जो उन्होंने कहा वो सारी चीज़ें मैंने कही। जेल के अंदर सुरक्षा के नाम पे मेरे साथ जो हादसा हुआ उसमें तो मैं बहुत चिल्लाया, मैं बहुत रोया, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। मोहित जायसवाल नाम है इनका। मोहित जायसवाल से रंगदारी मांगी थी। अतीक आपको पता है विधायक भी रहा, सांसद भी रहा। ऐसा डॉन कैसे विधायक बन जाता है? कौन लोग हैं जो वोट देते हैं? क्या धर्म के नाम पर लोग वोट देते हैं? यह सोचकर मुसलमान वोट करता है कि अतीक अहमद है? क्या अतीक अहमद किसी का सगा है? तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर मुसलमान वोट करते हैं अतीक को या करते आए हैं या उन्हें अपना रहनुमा जैसा समझते रहे तो पहली तस्वीर देखिए जरा। इनका नाम अख्तर है। अख्तर नाम है इनका। अख्तर से भी रंगदारी मांगी। अख्तर भी बख्शे नहीं गए अतीक के जरिए। अगली तस्वीर दिखाइए। इनका नाम वकार है। वकार से भी रंगदारी मांगी अतीक ने। अगली तस्वीर दिखाइए। और इनका नाम जीशान है। इनकी पिटाई भी हुई और इनसे भी रंगदारी मांगी गई। तो अख्तर हो, वकार हो या जीशान हो, अतीक किसी को नहीं बख्शता है। इसीलिए ऐसे अपराधी की समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। देखिए जरा कैसे कैसे इनसे पैसा मांगा अतीक ने। ये सबको देख रहे हैं आप। सबसे पहले अख्तर की बात कर रहा हूं, सबसे आगे खड़े हैं। अख्तर की मां शेखपुर इब्राहिमपुर की प्रधान रही। अतीक के गुर्गे ने 2 करोड़ की रंगदारी मांगी। धमकी दी, पैसे नहीं दिए तो जमीन कब्जा कर लेंगे तुम्हारी। रंगदारी नहीं मिली तो जान से मार देंगे। अख्तर ने इस मामले में कमिश्नर से शिकायत की। अगला नाम है वकार। ये पेशे से वकील है। इनसे भी रंगदारी मांगी। डॉन के गुर्गे असद कालिया ने इन्हें धमकाया। इनसे कहा 10 लाख की रंगदारी दो और नहीं दी तो तुम्हें भी मार देंगे। और बताया विरोध करने पर कनपटी पर पिस्टल सटा दी। वकील वकार अहमद ने पुलिस से शिकायत की है। अगला नाम है जीशान। जीशान डॉन अतीक के साड़ू इमरान का भाई है, यानी ये तो रिश्तेदार है, इनको भी नहीं बख्शा। कुछ कहा सुनी हुई तो अतीक ने रंगदारी मांग ली। जीशान नहीं माना तो अली पीटने के लिए पहुंच गया और जेल से अतीक ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। मना किया तो प्रॉपर्टी पत्नी के नाम करने को कहा। धमकाया, प्रॉपर्टी नहीं दी तो जान से मरवा देंगे। जीशान ने मना किया तो अली ने जीशान को पीटा। जीशान के घर कार्यालय पर बुलडोजर चलवा दी अतीक के बेटे ने।
अब जरा इन तीनों को सुनिए, अख्तर साहब, वकार साहब और जीशान क्या बता रहे हैं अतीक के बारे में, सुनिए। इधर 2-2.5 महीने से हमारे भाइयों का हमारा घर से निकलना एकदम दुश्वार हो चुका है। हम लोग जो कैमरे की नजर में रहते हैं, हटते नहीं। कह रहे हैं कि अगर सुलह नहीं होगे, 2 करोड़ रुपया नहीं दोगे तो हम जो तुम्हें फंसा देंगे या जान से मार देंगे। तुम्हारे किसी भाइयों को पा जाएंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे। हमारे अवसाद के पार्टनरशिप में कारोबार चलता है और बगैर रंगदारी दिए यहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता। तो हमने कहा 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने लगा। तो हमने कहा भैया वो 8 लाख के तो पलाटे लिए, 10 कहाँ से देते हैं, मतलब इतना बड़ा जुल्म। तब तक में उसने रिवॉल्वर हमारे जो है उस कनपट्टी पे लगाकर 4 लोग और थे उसके साथ। उसके बाद धमकाने लगा कि जो है यहाँ पर अगर काम करना है तो 10 लाख रुपया देना पड़ेगा असाद भाई को, नहीं तो जो हाल हुआ है एक वकील का, वो हाल तुम्हारा भी होगा। ऐसा भय का माहौल की लगता है कि मेरी जान मार दी जाएगी। उन्हें पे अली फोन लगाता है, अपने अब्बा को कहता है लो अब अब्बा से बात करो। तो मैं इतना डरा रहता हूँ कि वहाँ करता भी तो क्या करता, बात करना ही था। तो मैंने कहा हेलो जी बोलिए। तो उधर अतीक अहमद कहता है कि अबे तोका इतने दिन से फोन कर रहे हैं, तोका नेतागिरी ज्यादा आवा थी। ये जमीन या तो हमारी बीबी शाइस्ता परवीन के नाम लिख दे और नहीं तो 5 करोड़ रुपए मेरा क्या नाम है अली और आसाद कालिया के हाथ से पहुंचा दे रंगदारी। अतीक का ताल्लुक प्रयागराज से। आपको पिछले दिनों बताया था कि प्रयागराज में बमबाज मशहूर है। एक तस्वीर आई है आज, देखिए जरा कैसे, ये देख रहे हैं, बाइक से आए, इस गाड़ी पर एक बम मारा, पहला बम, पीछे से दूसरी बाइक आई, दूसरा बम मारा, और उसके बाद गाड़ी सवार कुछ समझ पाता और गाड़ी लेकर भागा। ये देखिए बाइक से आया, एक बम मारा इसने, ये पीछे से दूसरा आया है उसने, ये देखिए पीछे दूसरा है, दूसरा बम मारा है। ये प्रयागराज की तस्वीर है। प्रयागराज के बमबाज मशहूर है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ऐसे ही बमबाजी कौन कर रहा था, देखिए उमेश पाल मर्डर में गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज में ऐसे ही बम चला रहा था, कभी गाड़ी के इस तरफ कभी उस तरफ, चारों तरफ आपको धुआं धुआं नजर आ रहा है। ये गुड्डू मुस्लिम बम चला रहा था। प्रयागराज के बमबाज कहां से कहां तक फैले हुए हैं ये मैंने आपको बताया, और क्यों इतनी डिमांड में रहते हैं। प्रयागराज में बमबाजी अपराधियों के लिए बहुत आम है। बीजेपी के एक महिला नेता के बेटे पर अपराधियों ने बम फेंक दिया। बमबाजी की वारदात झूसी इलाके के आवास विकास कॉलोनी की है, जहां पर बीजेपी की महिला नेता का बेटा सफारी कार में दोस्त के साथ बैठा था। इसी दौरान हमलावर बाइक से आए और एक के बाद एक 2 बम मारकर फरार हो गए। इस दौरान यह पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। स्क्रीन पर आप उसी सीसीटीवी की तस्वीरें देख रहे हैं। इससे पहले उमेश हत्याकांड में भी जमकर बमबाजी की गई थी। अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम ने सड़क पर खुलेआम बम बरसाए थे। अतीक के खौफ को कायम करने के लिए सब कुछ धुआं धुआं कर दिया था। हालांकि इस बमबाजी और उमेश की हत्या के बाद से गुड्डू मुस्लिम यूपी पुलिस से बचता घूम रहा है। प्रयागराज बम और बमबाजों के लिए मशहूर रही है। यहां के बमबाजों का पूरे देश में खौफ है। यह तस्वीर प्रयागराज की है और एक युवक बाइक से इसमें बम फेंकता हुआ दिख रहा है। सड़क पर बम फेंक रहा है, बम की टेस्टिंग कर रहा है और इसका बाकायदा वीडियो भी बनाता है। इस वीडियो में दोनों लड़के उसके बाद हंसते नजर आ रहे हैं। पिछले साल जुलाई में आपको याद होगा प्रयागराज में कई स्कूलों के बाहर बमबाजी हुई थी और इसी बमबाजी की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस ने जब इस मामले में जांच की तो कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने वर्चस्व कायम करने के लिए बमबाजी की इस वारदात को अंजाम दिया है। तो सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं, ग्रिड हटाइएगा, इलाहाबाद के बमबाज, इलाहाबादी बमबाजों का इतिहास बहुत पुराना है। चलते फिरते बम बनाने में ये माहिर होते हैं। हत्या और दहशत के लिए ये बम बनाते हैं। प्रयागराज में 1972 में पहली बार हत्या बम से की गई थी। 1972 में एक इंजीनियर की मामूली बात पर बम से हत्या कर दी गई। इसके बाद बमबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। इलाहाबादी बमबाज 2 तरह के बम बनाते हैं। हत्या के मकसद से अलग बम बनाते हैं और दहशत के लिए दूसरा बम बनाते हैं। बमबाज कोट की जेब में बम का सामान रखते हैं। गंधक, पोटाश, मेंशन, लोहे के छर्रे ही अपने कोट की जेब में रखते हैं। 70 के दशक में साइकिल से ही बम से हमला कर दिया जाता था। प्रयागराज के हर मोहल्ले में एक बमबाज हुआ करता था और इन बमबाजों की अलग अलग खासियत भी होती थी। दाऊद को मुंबई में भी इलाहाबादी बमबाजों की जरूरत पड़ती है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा
एक्स डीजीपी उस दौर के केएल गुप्ता वो अतीक के बारे में कुछ बता रहे हैं। अंधाधुंध तो फायर आर्म्स के लाइसेंस अपने लड़कों को दिला देते थे, जो डिजर्व नहीं करते थे उनको लाइसेंस फायर आर्म्स सबको दिलाया और उनको कह दिया कि अच्छा ये काम कर दो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। अच्छा, एक बार क्राइम अगर लड़का कोई भी कर लेता था, फिर वो फंस गया, उनके चंगुल में आ गया कि अच्छा तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुम्हारे फांसी लग जाएगी। तो एक कोई माइनर क्राइम भी करे, इसके बाद वो फंस जाते लड़के। और बताए अनएम्प्लॉयड यूथ वगैरह होते हैं, यूथ और कुछ थ्रिल में कुछ पैसे के चक्कर में दोनों इनके यहाँ फंस जाते थे, और कुछ जाति धर्म सब चीज़ें होती है। तो यूथ अनफॉर्चुनेटली वही है, मिसगाइडेड यूथ जो इनके चक्कर में फंसे, इनका जो गैंग बना है ज्यादातर वही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, पिछले कई दिनों से अबूझ पहेली बनी रही एक एक्ट्रेस की मौत हत्या थी या फिर आत्महत्या थी। एक्ट्रेस को पहचान रहे आप, आकांक्षा नाम है। आकांक्षा की हत्या हुई या वाकई आत्महत्या की थी आकांक्षा ने। आकांक्षा भोजपुरी की बड़ी एक्ट्रेस, कई फिल्में कर चुकी, गाने कर चुकी। आकांक्षा एक जाना पहचाना चेहरा था, लेकिन अचानक आकांक्षा ने आत्महत्या कर ली। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं आकांक्षा ने जब सुसाइड किया, फंदा लगाया फांसी का और झूल गई। आकांक्षा की ये सुसाइड की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस वक्त आत्महत्या की थी, फांसी के फंदे से झूल गई। होटल के कमरे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, उस वक्त आकांक्षा होटल में थी। आखिर क्या हुआ? क्या आकांक्षा ने आत्महत्या की थी या किसी ने हत्या की आकांक्षा की? अब पुलिस तफ्तीश कर रही है इसी एंगल से। इस मामले में एक शख्स की तलाश थी, परिवार का आरोप है कि उसी शख्स ने हत्या की। अगली तस्वीर दिखाई, यह आकांक्षा, और बताया जा रहा है यह आकांक्षा के दोस्त समर सिंह जो फरार चल रहे थे। समर सिंह ने कई गानों में आकांक्षा के साथ काम किया है, उनके दोस्त बताए जा रहे हैं, उनके बॉयफ्रेंड बताए जा रहे हैं अब तक, लेकिन समर सिंह को पुलिस ढूंढ रही थी, आज गिरफ्तारी हो गई। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं समर सिंह नीले कपड़ों में जो आपको नजर आ रहा है, ये फरार चल रहा था, पुलिस से भागा चल रहा था, लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है इसकी। लेकिन आकांक्षा के परिवार का कहना है कि आकांक्षा ने आत्महत्या नहीं की है, आकांक्षा का मर्डर हुआ है, उसे मारा गया है। उसकी हत्या के आरोप आकांक्षा का परिवार समर सिंह पर लगा रहा है। यह आकांक्षा की मां है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा की मौत पर परिवार सवाल कर रहा है। परिवार ने भोजपुरी सिंगर समर सिंह पर आरोप लगाया है। समर ने उनकी बेटी को झांसे में लिया, शादी का झांसा देकर रिश्ता बनाया, आकांक्षा के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किए। समर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। आकांक्षा के साथ समर का व्यवहार बहुत गलत था। बेटी की कमाई के पैसे खुद समर सिंह रख लेता था, दूसरे एक्टर के साथ काम नहीं करने देता था। आकांक्षा को जान से मारने की धमकी भी दी उसने। समर सिंह ने कई वीडियो में काम किया है आकांक्षा के साथ। समर पर आकांक्षा के 3 करोड़ रुपए बकाया थे। समर ने इसके पैसे भी आकांक्षा को नहीं दिए। आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, ये परिवार कह रहा है, लेकिन समर सिंह गिरफ्तार हो गए। लॉकअप की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, आइए। ये समर सिंह लॉकअप में बंद है, गिरफ्तारी हुई है। ये लॉकअप के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं आप। समर सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया है, ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद से पकड़कर ले जाया गया उन्हें वाराणसी। देख रहे हैं ये लॉकअप के अंदर की तस्वीरें। समर सिंह जो कि सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बताऊं इस मामले में पुलिस क्या कह रही है। परिवार कह रहा है हत्या हुई, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कह रही है आकांक्षा की मौत के बाद पुलिस की एक दूसरी थ्योरी है। आकांक्षा ने होटल के कमरे में खुदकुशी की। 25 मार्च को आकांक्षा ने एक पार्टी की थी, पार्टी में ही आकांक्षा ने शराब पी। पुलिस कह रही है 25 की रात को पार्टी की और पार्टी में शराब पी। मौत से पहले इसे ब्रेकअप पार्टी बताया गया। पार्टी के बाद आकांक्षा होटल के कमरे में पहुंच गई। आकांक्षा के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, यह पुलिस का कहना है। पुलिस ने इसे खुदकुशी का केस बताया था। परिवार की शिकायत पर केस दर्ज किया इस मामले में। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं पुलिस क्या कह रही है, उसे सुनिए, और आकांक्षा की माता जी क्या कह रही है, उन्हें सुनिए। इस सूचना पे हमने कार्रवाई की है, फील्ड यूनिट को बुलाया, सभी साक्ष्य संकलित किए गए हैं। परिजनों को सूचना दे दी गई है, वो जैसे ही और तथ्य प्रकाश में आते हैं उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्राइमरी क्या फेस लग रहा है? प्राइमा फेसी सुसाइड का ही मामला लग रहा है। सबसे बड़ा योगी आदित्यनाथ का उन्होंने आरोपी को पकड़वाया। मैं यही चाहूंगी जैसे मेरी लड़की को उसने मारा है, ऐसे उसके भी साथ होना चाहिए।
मेरी लड़की जिंदा रहे, मेरी लड़की को मारा है, मैं जान के बदले जान, जैसे मेरी लड़की की जान उसने लिया ऐसे भी उसको फांसी की सजा दीजिए। मैं मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ से यही गुहार लगाती हूँ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उस रोज की तस्वीर जिस रोज आकांक्षा की मौत हुई। आकांक्षा का क्या मर्डर किया गया, यह तस्वीर उस पार्टी की मैं आपको दिखा रहा हूं। यह आकांक्षा नजर आ रही है आपको, आकांक्षा पार्टी में मौजूद थी, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। पार्टी में और भी बहुत से लोग थे। अंदर जाती हुई बताया जा रहा है कि यह ब्रेकअप पार्टी थी, समर सिंह से ब्रेकअप हुआ, उसकी पार्टी बताई जा रही है। आकांक्षा के साथ कुछ और लोग मौजूद थे और आकांक्षा डांस कर रही है। इस तस्वीर में आप देखिए। अगली तस्वीर दिखाते हैं। उसके बाद आकांक्षा घर आ गई। यह गाड़ी में एक शख्स छोड़ने आया, संदीप सिंह, इस गाड़ी से निकली है, इस गाड़ी से छोड़ने आया और आकांक्षा का बैग पकड़ रखा है। आकांक्षा वापस जा रही है। यह वाराणसी की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं क्योंकि वाराणसी में शूटिंग कर रही थी। अगली तस्वीर दिखाई। उसके बाद होटल के अंदर गई तो फिर होटल के अंदर सीढ़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, सीढ़ियों से अपने कमरे तक पहुंची। ये काशी की तस्वीर देख रहे हैं आप। अगली तस्वीर दिखाई। अब ये होटल में छोड़ दिया। उसके बाद ये आकांक्षा ने आखिरी वीडियो बनाया, अपना इंस्टाग्राम वीडियो, जिसमें आकांक्षा अफसोस में नजर आ रही है। ब्रेकअप पार्टी कर ली लेकिन ये अफसोस नजर आ रहा था आकांक्षा का, चेहरे से समझ में आ रहा था, आंसू भी थे आंखों में। अब सवाल यह है, और इसके ठीक बाद, यह आखिरी इंस्टा वीडियो था मौत से पहले, इसके ठीक बाद आकांक्षा की मौत हो गई। अब बहुत से पेच हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पेच यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है, पुलिस कुछ और कह रही है, परिवार कुछ और कह रहा है और पीएम रिपोर्ट कुछ और दावा कर रही है। क्या कह रही है पीएम रिपोर्ट, देखिए जरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है आकांक्षा की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं है। आकांक्षा के परिवार और वकील ने अब सवाल उठाए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या का केस बताया गया है। परिवार और वकील आकांक्षा की हत्या का शक जता रहे हैं। पोस्टमार्टम के मुताबिक आकांक्षा ने कुछ भी खाया नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है आकांक्षा ने कुछ नहीं खाया। वकील का दावा है आकांक्षा के पेट में भूरे रंग का पदार्थ मिला है। अब एक बात और भी है, आकांक्षा ने कुछ नहीं खाया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है, लेकिन पार्टी का बिल 11,000 रुपए का आया था। रिपोर्ट के मुताबिक आकांक्षा के पेट में शराब नहीं मिली है। पुलिस ने आकांक्षा के शराब पीने का दावा किया था। मौत से पहले आकांक्षा के पार्टी करने का दावा किया गया, लेकिन आकांक्षा ने पार्टी में कुछ आखिर क्यों नहीं खाया। पोस्टमार्टम के मुताबिक आकांक्षा की कलाई पर चोट के निशान है। पुलिस के मुताबिक आकांक्षा के शरीर पर चोट के निशान नहीं है। तो ये जो अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है या दावे सामने आ रहे हैं, ये और पेच पैदा करते हैं, इस मौत में और मिस्ट्री पैदा करते हैं कि आखिर आकांक्षा की ने आत्महत्या की या फिर आकांक्षा की हत्या की गई। एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आज समर सिंह की कोर्ट में पेशी हुई है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। कोर्ट की तस्वीर, उससे पहले उनका मेडिकल भी करवाया गया। ये आप देख रहे हैं समर सिंह बैठे हुए नीले कपड़ों में। समर सिंह है जहां कोर्ट में पेशी हुई, लेकिन समर सिंह पकड़ा कैसे गया, पुलिस इस तक कैसे पहुंची, क्योंकि ये तो फरार चल रहा था बहुत दिन से। देखिए समर सिंह को देख रहे हैं लॉकअप में आप। आकांक्षा दुबे केस में सिंगर समर सिंह गिरफ्तार हो गए। आकांक्षा की मौत के 12वें दिन इनकी गिरफ्तारी हुई है। 4 राज्यों के 9 शहरों में पुलिस ने छापे मारे। समर और उसके भाई पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया। दोनों के विदेश भागने की आशंका थी। इसके बाद लुकआउट नोटिस जारी हुआ। नोटिस जारी होने के कुछ घंटे बाद एक्शन हुआ। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके से इसे पकड़ा गया और विदेश भागने से पहले समर सिंह पकड़ लिया गया। वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद सीजेएम कोर्ट में पेश किया, ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी ली और इसके बाद समर को लेकर वाराणसी रवाना हो गए। आकांक्षा की मौत के बाद से ही समर सिंह फरार चल रहा था। 26 मार्च को अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का शव मिला था वाराणसी के होटल में। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस डीसीपी गाजियाबाद निपुण अग्रवाल। कल देर रात्रि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के थाना सारनाथ से एक पुलिस टीम आई थी, जिन्होंने गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से उनके वांछित अभियुक्त समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चाम्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। आइए अब आपको बताता हूं समर सिंह है कौन। समर सिंह का नाम आप इस बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे। बंदूक के साथ तस्वीर देख रहे हैं, फिल्मों में काम किया है। समर सिंह के जो पिता हैं, ये देखिए बंदूकों के साथ तस्वीर।
समर सिंह के पिता भी एक बदमाश हुआ करते थे, आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं समर सिंह, पिता भी बदमाश होते थे। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, समर सिंह जाने माने भोजपुरी गायक हैं और आजमगढ़ के निहन नगर के रहने वाले हैं। बचपन से ही गाने का शौक था। आकांक्षा समर ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, दोनों ने साथ में मिलकर कई एल्बम बनाए। आकांक्षा की पवन सिंह समर सिंह के साथ जोड़ी हिट थी। समर के साथ कई गानों को 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। समर सिंह के साथ आकांक्षा रिलेशनशिप में थी। फरवरी 2023 में दोनों ने रिश्ता ऑफिशियल किया और अवैध हथियार के साथ एक तस्वीर वायरल हुई थी। पुलिस अब इस मामले में जांच करेगी। सुनिए जरा एडिशनल सीपी, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं, वाराणसी के एडिशनल सीपी। घटना के बाद से ही वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस लगातार समर सिंह की तलाश कर रही थी। उसी के क्रम में गाजियाबाद से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि उसके वहां होने की, छिपे होने की संभावना है। इस आधार पर हमारी टीम वहां लगी हुई थी और गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से हमारी टीम के द्वारा समर सिंह को वहां गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल और ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड जो अब तक की जानकारी है प्राप्त हो चुकी है और अब वाराणसी पुलिस उसे लेकर के वाराणसी आएगी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई जो भी है विधिक वो संपन्न की जाएगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये कि आईएसआई का भिंडरेवाला प्लान क्या था, कैसे अमृतपाल को भिंडरेवाला बनाना था। ये अमृतपाल की तस्वीर देख रहे हैं आप, आपने इसे ऐसे ही देखा। भारत में अमृतपाल को आपने जब देखा ऐसे ही देखा, नीली पगड़ी दाढ़ी में अमृतपाल हमेशा आपको नजर आया, लेकिन अमृतपाल ऐसा दिखता नहीं था पहले। यह है अमृतपाल की दुबई की तस्वीर। अमृतपाल ऐसा दिखता था हमेशा से जब दुबई में था, लेकिन अमृतपाल को बनाना कैसा था, भारत आने से पहले ऐसा दिखना चाहिए था अमृतपाल। पहले कैसा दिख रहा था, ऐसा दिखने की, दिखाने की तैयारी थी। ऐसा दिखाने के लिए क्या किया गया, अगली तस्वीर दिखाइए। अमृतपाल की सर्जरी कराई गई, जिससे यह अमृतपाल जो है हूबहू ऐसा दिखने लगे। ये जानते हैं कौन है, यह है भिंडरेवाला। कोशिश थी आईएसआई की कि बिल्कुल हूबहू दिखे, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, पगड़ी भी एक जैसी, दाढ़ी भी एक जैसी, पगड़ी भी एक जैसी, ऐसा दिखाना था। लेकिन ऐसा दिखाने के लिए क्या किया गया, अगली तस्वीर दिखाइए। देख रहे हैं, यह है अमृतपाल। ये दोनों चेहरे मिल रहे हैं क्या आपस में, शायद नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये दोनों चेहरे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो अमृतपाल को भिंडरेवाला दिखाने के लिए सर्जरी करवाई गई। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं, यह खूबसूरत शहर जॉर्जिया लैंड हुए, यूरोप की कंट्री जॉर्जिया पहुंचे और यहां आकर अमृतपाल ने सर्जरी करवाई। अब मैं आपको बताता हूं कैसे अमृतपाल यूएई से फ्लाइट लेकर कहां पहुंचा और उसके बाद भारत लैंड हुआ है। यानी पूरी प्लानिंग के साथ आईएसआई की प्लानिंग देखिए जरा। ये देख रहे हैं, दुबई से फ्लाइट ली, 3,391 किलोमीटर गया, जॉर्जिया लैंड हुआ, जॉर्जिया में इसने सर्जरी करवाई। अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे सर्जरी करवाई, सर्जरी करवाने के बाद कैसा दिखने लगा अमृतपाल। ये देखिए, और जॉर्जिया ही क्यों गया, सरफेस फ्लोर है, जॉर्जिया क्यों गया अमृतपाल, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये आप चेहरे देखिए, ये भिंडरेवाला और उसके बगल में आप देख रहे हैं अमृतपाल। इन दोनों के चेहरे मिलाने थे। आईएसआई का प्लान था कि ये दोनों एक जैसे दिखें। क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? अमृतपाल तो ऐसा दिखता था। इसके लिए सर्जरी करवाई गई है जॉर्जिया में। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक खतरनाक प्लान था। सबसे पहले दुबई में अमृतपाल को दुबई से जॉर्जिया भेजा गया। अमृतपाल को भिंडरेवाला जैसा दिखाने की कोशिश की गई। आईएसआई ने अगस्त 2022 में अमृतपाल को जॉर्जिया भेजा। अमृतपाल ने जॉर्जिया में कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई, भिंडरेवाला की तरह दिखने के लिए सर्जरी करवाई। नाक, इसकी नाक देखिए, नाक और होठ की सर्जरी करवाई गई। सर्जरी के बाद अमृतपाल के पहनावे को पूरी तरह से बदल दिया गया। जो ऐसा युवा लड़का दिखता था, स्टाइलिश हेयर कट रखता था, दाढ़ी रखता था, वो अब ऐसा हो चुका था। भिंडरेवाला की तरह अमृतपाल को नीली पगड़ी लगाई गई, पहनाई गई। वैसे ही कपड़े और कृपाण लेकर चलने लगा अमृतपाल। भारत आने की प्लानिंग में सब शामिल था।
अमृतपाल करीब 2 महीने जॉर्जिया में रुका। उस दौरान सर्जरी के बाद अमृतपाल ने हथियारों की ट्रेनिंग ली। आधुनिक हथियारों को चलाने की स्पेशल ट्रेनिंग भी जॉर्जिया में ली गई। इस दौरान परमजीत सिंह पम्मा लगातार इसके संपर्क में था। पम्मा खालिस्तानी आतंकी है, विदेश में रहता है। आईएसआई को जब पता लगा कि अमृतपाल पूरी तरह से तैयार है, उसके बाद फिर अमृतपाल को पंजाब भेज दिया गया। अमृतपाल के करीबियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। वो करीबी जो असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, उनसे सवाल जवाब हुए तो साफ पता चला अमृतपाल को साजिशन भिंडरेवाला के लुक में पंजाब में उतारा जाना था, जिससे वो खालिस्तान के नाम पर समर्थक अपने साथ जोड़ सके। लेकिन बुनियादी बात यह है कि पंजाब में भिंडरेवाला हो या फिर अमृतपाल, खालिस्तान के नाम पर समर्थन नहीं मिलता है, क्योंकि पंजाब के लोग भारत से प्यार करते हैं, भारत के साथ जुड़े रहते हैं। और भारतीय सेना में सबसे ज्यादा लोग पंजाब के हैं, वो सिख हैं जो भारतीय सेना के लिए भारतीय फौज में शामिल होकर सरहद पर लड़ते हैं। इसलिए खालिस्तान के नाम पर उन्हें वर्गलाया नहीं जा सकता। सर्जरी कैसे करवाई है, जरा वो सुनिए। प्लास्टिक सर्जरी में काफी सारी चेंजेस हो गई हैं, काफी एडवांस हो चुकी है। आज की जो टेक्निक्स हैं उसको यूज करके ऐसा पर्टिकुलर चेंज नहीं कर सकते कि एक आदमी बिल्कुल दूसरे की तरह दिखने लगे। हाँ, हम हल्के चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि अपीयरेंस अच्छी लगे या उसके जैसी दिखे, परंतु एकदम कंप्लीट चेंज कर दे ऐसा अभी तक संभव नहीं है। तो ये हो सकता है कि अमृतपाल जो कि पहले से ही भिंडरावाले की तरह दिखते हो, तो उनमें कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी कराई गई हो जिससे कि उनकी लुक्स जो है और भिंडरावाले की तरह हो गई है। सही। अब सवाल ये, अमृतपाल गया कहां? अमृतपाल को पुलिस ढूंढ रही है शिद्दत से, जो अपनी लोकेशन बदल रहा है बार बार। अमृतपाल कहां है किसी को नहीं पता। अगली तस्वीर दिखाई। आज ये खबर आई कि अमृतपाल भटिंडा में है और यहां सरेंडर कर सकता है। दमदमा साहिब में और उनके करीबी, उनसे जुड़े हुए कुछ लोग भी इस तरह के ऐलान कर चुके। उनके चाचा कह चुके थे सरेंडर कर दो। अगली तस्वीर दिखाइए। नेपाल लखीमपुर बॉर्डर पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि अमृतपाल नेपाल ना भागने पाए। तो आइए अब मैं आपको बताऊं कि कहां छिपा है अमृतपाल। अमृतपाल के सर्च में किस तरह से पुलिस, देखिए, गाड़ियों को रोककर चेकिंग कर रही है कि अमृतपाल नेपाल न भागने पाए। लेकिन अमृतपाल पूरी कोशिश में कि पुलिस के हत्थे ना चढ़े। उसके करीबी कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, सरेंडर करोगे तो शहीद कहलाओगे, सरेंडर करोगे तो तुम्हारी फैन फॉलोइंग और बढ़ जाएगी। लेकिन अमृतपाल डरा हुआ है, इसलिए भागा भागा फिर रहा है। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार है और पंजाब पुलिस सुरक्षा एजेंसियां उसे तलाश कर रही हैं। आज अमृतपाल के सरेंडर करने की खबर थी और पंजाब के दमदमा साहिब में बैठक बुलाई गई। अकाल तख्त के जत्थेदार इस बैठक में शामिल हुए थे। खबर थी कि अमृतपाल यहीं सरेंडर कर सकता है। अकाल तख्त के जत्थेदार भी समर्पण की बात कर चुके हैं और जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सरेंडर वाली बात दोहराई है। कहा अमृतपाल को सरेंडर कर देना चाहिए। अमृतपाल को लेकर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया गया। लखीमपुर के गौरी फंटा बॉर्डर पर भी विशेष निगरानी हुई है। नेपाल जाने वाले हर वाहन की चेकिंग हो रही है। हर आने जाने वाले की पहचान पत्र की भी चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने इलाके के गुरुद्वारों को अलर्ट कर दिया है। अमृतपाल से जुड़ी जानकारी मिलने पर तुरंत बताएं। अमृतपाल के नेपाल भागने की भी आशंका है। नेपाल से फिर विदेश भाग सकता है अमृतपाल। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं अकाल तख्त के जत्थेदार, उन्हें सुनिए जरा। जत्थेदार साहब, जो अकाल तख्त साहिब के ऊपर जो है कि कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे अमृतपाल सरेंडर करेगा, काफी सारी फेक न्यूज है जी, सारी फेक न्यूज है ये, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको क्या लगता है कि उसको सरेंडर करना चाहिए? जो माहौल इस समय पंजाब में बना हुआ है, आपने अपील भी की थी। देखिए, मैंने अपील भी की थी, उसको करना चाहिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपके लिए बहुत जरूरी खबर यह है कि कोरोना डरा रहा है। जिस तरह कोरोना की आहट दिखाई दे रही है वो डराने वाली है। कोरोना लगातार तेजी से अपने पांव पसारता जा रहा है। फिर से कोरोना देख रहे हैं, लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है, लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हर रोज कई हजार मामले देखने को मिल सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके सामने जो आंकड़े रखने जा रहा हूं वही यही बता रहे हैं। देखिए, ये अलग अलग राज्यों के, केरल में देखिए जरा, केरल के आंकड़े आप देख रहे हैं 1936, महाराष्ट्र में 803, दिल्ली में 606, हिमाचल 367 और
गुजरात में 327। ये है राज्यों के आंकड़े। और मौत देखिए जरा, 14 मौत हुई है, 6050 केस पिछले 24 घंटे में, यानी 24 घंटे में 6000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रोफेसर सुनील, और सीएमओ है मनोज, उनको सुनिए। कोविड का ये है कि अभी हम इसको जो है कंट्रोल कर पाए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गायब नहीं होगा। जैसे जैसे हर्ड इम्यूनिटी है, डिफरेंट स्ट्रेन, इसमें म्यूटेशंस होती रहती है, तो इसमें हमारे को इसके साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। कम्युनिटी में वो आ गया है तो इसकी सीवियरिटी नेचुरली जो आपका सीवियर फॉर्म है वो डिक्लाइन हो गया हुआ है। नॉन सीवियर फॉर्म जो है, वायरस जो है सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें म्यूटेशन रही होती है। वो हम लोग लगातार अपील जारी कर रहे हैं कि चाहे कोविड हो या ना हो, प्रत्येक परिस्थिति में। और कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें क्या हुआ? कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार गंभीर है। मनसुख मांडविया ने राज्यों के साथ बैठक की है। ऑनलाइन हुई बैठक में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए। मांडविया ने कहा, हमने वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है। वर्तमान में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट देश में फैल रहा है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। मास्क लगाने को अभी अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्य कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान दें। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, टीकाकरण की रणनीति पर जोर दें। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल की जाए। 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल की तैयारी है। राज्य कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ा दें, उनका कहना है। अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करें। कोरोना से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन हो। तो बहरहाल आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।